हेलो प्यारे बच्चों, आइए आपका भरपूर स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म नंबर 1 एजुकेशन के क्षेत्र में विद्याकुल में। मैं विशाल विक्रम सिंह आपके सामने उपस्थित हूं आज की ये शानदार कक्षा लेकर के, शानदार सेशन लेकर के। आप थंबनेल पे कुछ देख पा रहे होंगे, जरा एक बार फिर से नजर दौड़ाइए। अध्याय 3 मुद्रा एवं बैंकिंग और महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जहां से हर बार पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन। कैसे पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप। और यहां पर संपूर्ण कक्षा हम वाईटी पे करा चुके हैं। एक बार निवेदन है, अगर आपने उस कक्षाओं को वॉच नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, जहां पर हमने मुद्रा की स्थिति बताई है, मांग व पूर्ति वाली स्थिति से चलते हैं, और वहीं से आरबीआई और आरबीआई के बाद में हमने बताया है व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण कक्षाएं जा चुकी हैं, वहीं से बनने वाले एमसीक्यू आपके सामने हैं। मिस मत कीजिए। एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, और आपके भविष्य के संवारने की जिम्मेदारी विद्याकुल पर है। आइए शुरुआत करते हैं। जरा बताइएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, और ये आए हुए विगत वर्षों के प्रश्न ही हैं। 2022 में पूछा गया प्रश्न है बेटा, मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? जरा बताइएगा। भारत सरकार है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वाणिज्य बैंक की योजना है। जाहिर सी बात है ये आरबीआई ही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु है, भाई सही है, मध्यवर्ती है, जिसने किस प्रक्रिया को सरल कर दिया है? लेन देन विनिमय को, मूल्य गणना एवं अभिव्यक्ति को, मूल्य संचय को, इनमें से सभी को। भाई लेन देन तो मुद्रा से होता ही होता है। पहले वस्तु विनिमय होता था, इसने वस्तुओं से हट करके मुद्रा के रूप में उसको मूल्यांकन कर दिया। गणना भी इसी ने किया है, अभिव्यक्ति भी हो जाती, भाई इतने रुपए की वस्तु है। मूल्य संचय भी किया है, लेन देन भी किया है, इसलिए आंसर इसका डी फॉर डेली हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आया आपके सामने, देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किसका है? जरा एक बार इसको भी बताइएगा आप लोग। देश के मुद्रा की पूर्ति, वही जो नियमन की बात है ना, आपूर्ति की बात है, कौन करता है? नियंत्रण और आपूर्ति, मुद्रा की जो पूर्ति उस पर नियंत्रण किसका है? सिंपल सी बात है इसमें भाई, आप लोग वैसे भी गेस कर दोगे, हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, आरबीआई ही है। फिर आपके पास ये 2021 में आया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बैंक के कुल जमा का वह अंश, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेशन है अपने आप में। कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद रखता है, क्या कहलाता है? अगर डेफिनेशन आपको पता है तो आप बता ले जाओगे, आई होप आप बता पाओगे। बताइएगा। यह सावधिक तरलता अनुपात है, जिसको आप मे बी स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो की बात करते हैं। नगद आरक्षित जमा है, आरक्षित जमा, कैश रिजर्व रेशियो जिसको कहते हो। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हो, सीआरआर की बात करते हो आप, एसएलआर की बात करते हो आप, इसकी हिंदी या इंग्लिश हमने बता दिया, इनमें से कोई नहीं। तो वह जमा जो बैंक रखते हैं, ठीक है, अब रखते हैं का मतलब अपने पास, इन्होंने कहा है बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद में रखता है। ठीक है, कुल जमा का वह अंश, तो नगद में रखता है, मतलब ये सावधिक जमा अनुपात, तरलता अनुपात, जाहिर सी बात है। रिजर्व रेशियो ये बैंक रिजर्व बैंक के पास रखता है। तरलता पास में ये 2021 में क्वेश्चन है, ब्याज दर का मान क्या होता है? तो कोशिश कीजिएगा, बताइएगा ब्याज दर का मान क्या होता है? ऊंचा होता है, कम होता है, न्यूनतम होता है, औसत होता है? जरा बताइएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा आंसर है सी फॉर कैपिटल, कम होता है, न्यूनतम होता है। आगे का क्वेश्चन है आपके सामने। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया कि आरबीआई मेजरमेंट करता है M1, M2, M3, M4। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, पहले आप आंसर कर लो, फिर हम उसको ट्रिक भी बता देंगे कैसे कैसे। तो M1 व्यवसायिक बैंक प्लस व्यवसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमा मुद्रा पूर्ति के किस परिभाषा के अंतर्गत आता है? ठीक है, रखा जाता है। तो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। M1 तो यहाँ है नहीं, चूंकि M1 यहाँ पहले लगा हुआ है। M2, M3, M4, M5, M5 नाम की चीज यहाँ है नहीं, M1, M2, M3 होता है। तो जब जब 2 आता है, ठीक है, 2 और 4 की स्थिति, तब तब आप डाकघर की जमाओं को रखते हैं। ठीक,
तो एक तो ये बात होगा। डिमांड डिपॉजिट भी होता है भाई, यहाँ पे क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट भी होता है। लेकिन जब जब आप 1 और 2 की बात करेंगे, ठीक है, M1 और M3 की, तो यहां पर बैंकों की बात की जाएगी, व्यवसायिक बैंकों की। और जब जब M2 की बात करेंगे, हमने बताया है, तभी तो कहते हैं जो पुरानी वीडियो है आप जा करके देख लो डिटेल में, थ्योरी सेशन, उसे आप देखो, तो यहाँ डाकघर की बात आएगी। क्या आएगी, डाकघर की। आप इससे निकाल सकते हो आराम से। इसका मतलब डाकघर है नहीं तो 4 होगा नहीं, 1 है नहीं, 2 वाले में डाकघर होता, डाकघर पूछा नहीं, व्यवसायिक बैंक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसे संकुचित मुद्रा कहा गया है? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक विस्तृत मुद्रा है, एक संकुचित मुद्रा है। वही ऑप्शन है M1, M2, M3, M4। तो जो ऑप्शन भी आपको वही दिखाई दे रहे हैं। क्या M1 है, M2 है, M3, M4 है और M1, M2 है। कोशिश कीजिए, 2021 में आया क्वेश्चन है, आप बता लें। तो देखो, जैसे जैसे मुद्रा इधर की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है, ठीक, इधर की ओर बढ़ती जाती है, इसका प्रसार होता है, विस्तृत के रूप में होती है। इसका मतलब है ऊपर की दोनों मनी जो है, जो मापने की विधि है, उनमें ये दोनों संकुचित मुद्रा के रूप में जानी जाती हैं। 3-4 विस्तृत हो जाएगी। आगे बढ़िए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में घाटा, चालू खाता घाटा, ठीक है, कब होगा, घाटा कब होगा? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जरा बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, चालू खाता घाटा, चालू खाता घाटा मतलब जो प्राप्तियां आप कर रहे हैं और जो भुगतान कर रहे हैं। एक तो प्राप्तियों को हम लोग रिसिप्ट्स कहते हैं, ठीक है, और एक को कहते हैं कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर, ठीक है, व्यय को एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो क्या प्राप्तियां और भुगतान बराबर हो जाए तो घाटा किस बात का? तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, निकाल दो। प्राप्तियां अधिक हो, भुगतान कम हो, मतलब हमारे पास आय ज्यादा हो, व्यय कम हो, तो घाटा किस बात का? आय तो ज्यादा ही है ना, भुगतान हम कम कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। हाँ भाई, प्राप्तियां कम है, लेस देन है, भुगतान ज्यादा, मतलब व्यय ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा, तो यहाँ घाटा लगेगा, इसी को कहेंगे। यहाँ ये दोनों बात कह रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। आपका सी आंसर है, ये बात ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, अब ध्यान दीजिए, अंतिम वस्तु और सेवा यहां पूछ रहा है, मानदंड क्या है? 21 में पूछा भी गया। मैंने कहा ना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां है, टन में, गिनती की संख्या, लीटर या मुद्रा। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो वैसे ही हो जाएगा जैसे जहां आरबीआई मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है। भैया, जब से मुद्रा आई ना, तो वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन उसी में हो गया, तो वही मापदंड है। इसका आंसर हो जाएगा रुपया, मनी, मुद्रा, डिफॉल्ट, दिल्ली, इसका आंसर है। आगे बढ़ जाओ। फिर आ गई भाई डिप्रिसिएशन वाली बात सॉरी, मशीन, पूंजी स्टॉक, पूंजी स्टॉक में वृद्धि, नई मशीन के प्रवाह, देखो वृद्धि का मतलब प्रवाह को क्या कहते हैं? सोचिए, घुमाने का एक अपना अलग नजरिया होता है एग्जामिनर का, वो क्वेश्चन को कैसे घुमाएं। आप सीधे सीधे पढ़ के गए हो, थोड़ा सा प्री प्लान से पढ़ के जाओगे ना, तो वो अलग ही आनंद देगा और वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। बनाइए इस क्वेश्चन को। सकल निवेश कहेंगे, निवल निवेश कहेंगे, प्रतिस्थापन कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। भाई जब वृद्धि हो रही है ना, फ्लो मशीन में, नई मशीन में फ्लो, तो जाहिर सी बात हो सकल निवेश है, निवल तो होगा नहीं, क्योंकि मूल ह्रास। अगर निवल निकालेंगे ना बेटा, तो नेट कहना पड़ेगा, ठीक, और नेट के लिए हमको माइनस करना पड़ता है डिप्रिसिएशन को, घिसावट को, और डिप्रिसिएशन को अगर हम घिसावट को माइनस करेंगे तब तो निवल मिलेगा, घिसावट या ह्रास को। तो हमको माइनस नहीं करना है, अभी सीधे नई मशीन है, तो इसलिए उसको सकल निवेश कहेंगे। सकल बराबर होता है निवल, और निवल में ही क्या चीजें होती हैं, मूल्यह्रास, तो पहले से उसमें प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो वो निवल बराबर हो जाएगा निवल निवेश। आगे बढ़िए। विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन, टूट फूट का समायोजन मतलब मूल्यह्रास, क्या किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विद्यमान पूंजी स्टॉक में जो टूट फूट है, अगर उसका समायोजन हो रहा है, मतलब मूल्यह्रास आ रहा है, क्या कहेंगे? पूंजी स्टॉक में अभिवृद्धि, भैया वृद्धि कैसे? धारित पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए, भाई उसमें कुछ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं,
पुरानी मशीन को नई मशीन से प्रतिस्थापित करने के लिए, बिल्कुल सही है। ये अभिवृद्धि नहीं होगी, बचाने के लिए, और इसकी बात होगी, अर्थात इसमें डी फॉर डेली इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों बातें हैं मूल्यह्रास के साथ समायोजन। ये तो आप बता ही दोगे, इसमें तो चुटकियों की बात है। ये दूसरे अध्याय में भी है, आपके राष्ट्रीय आय के लेखांकन में भी, ठीक है। पूंजीगत और गैर पूंजीगत वस्तुएं, इसे आप बता दो। पूछा गया है निम्न में कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है, तो भाई पूंजीगत वह वस्तुएं होती हैं जो नए वस्तुओं का, उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करें, ठीक है, अंतिम वस्तुओं का निर्माण में सहयोग करें। तो औजार सहयोग करेगा, उपकरण सहयोग करेगा, मशीन सहयोग करेंगी, लेकिन इस्पात की चादर कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट गुड्स होगी, मध्यवर्ती होगी, इसलिए पूंजीगत नहीं है। आपसे नहीं ही पूछा, जो नहीं पूछा है वही ही इसका आंसर है, डी इसका आंसर है। मुद्रा का कार्य बताओ भाई, मुद्रा का कार्य क्या है? ये देखो 2 बार पूछा गया है, 9 में भी पूछा, 12 में भी पूछा, ठीक है। तो मुद्रा के कार्य बताइए भाई। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, हाँ जी है। संचय का है भाई, संचय है मूल्य। मापक है, बिल्कुल मापक है। तो इनमें से सभी डी फॉर डेली इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन गुण बोधक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, नहीं ही आपको नहीं में ले जाता है, ठीक। तो निम्न में कौन गुण बोधक, अब देखो इसके जो 2 प्रकार हैं, क्वांटिटेटिव है, परिमाण बोधक है, परिमाणात्मक, और एक होता है गुणात्मक। अब परिमाणात्मक में बहुत सारे प्रकार आते हैं, ठीक। ये क्या है, मौद्रिक नीति वाली बात कर रहे हैं या साख नियंत्रण की बात। तो गुणबोधक और परिमाण बोधक या परिमाणात्मक गुणात्मक, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव की बात करता है ये, और ये क्वालिटेटिव है गुणात्मक। आग्रह, नैतिक दबाव, बैंक दर, विज्ञापन, ये तो सीधे दिख रहा है ना भाई, बैंक दर होगा, बैंक रेट होगा। इसका मतलब है कि जो गुणात्मक हैं, ठीक है, वो गुण के रूप में देखो, जो परिमाणात्मक हैं वह CRR होगा, SLR होगा, ठीक है, बैंक रेट होगा, रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा, इनको हम लोग देखते हैं। बाकी आग्रह, नैतिक दबाव और विज्ञापन, ये सब कहीं ना कहीं गुणात्मक के रूप में ये साख नियंत्रण की विधियों में आते हैं। लो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, और अगर हम इसको आपके लिए आज का टास्क दे दें तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको हमको कमेंट बॉक्स में हम आपका, ठीक है, रिप्लाई कीजिएगा, इंतजार करेंगे इसके आंसर का। 47, 51, 35 या 55 आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अब आया गया क्वेश्चन कि किसने कहा है कि मुद्रा वही जो मुद्रा का कार्य करे। ये डेफिनेशन है बेटा। तो मुद्रा वही जो मुद्रा का कार्य करे 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। हार्टे हैं, कीन्स हैं, हर्टले विदर्स हैं, रॉबर्टसन हैं। सभी बच्चे इसी पे आंसर करेंगे, हर्टले विदर साहब। सिंपल सी बात है, इसको आपको जानना चाहिए। फिर आगे मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, चलो भाई देखते हैं। मौद्रिक नीति भाई कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति का मतलब है जो उछाल हो, ठीक, और या फिर अवमूल्यन हो गया हो, बाजार में कुछ प्रक्रिया न चल रही हो, मांग वाली समाप्त हो गई हो। मांग समाप्त का मतलब है क्या, आय समाप्त है। आय समाप्त, इसका उत्पादन ही नहीं हो रहा है। उत्पादन इसीलिए क्योंकि मांग नहीं है। तो कहने का मतलब अवमूल्यन की स्थिति हो या मुद्रास्फीति की, तो इसको नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति लाता है RBI। तो क्या काम है, मूल्य स्थिरता, हाँ भाई, नीचे ऊपर न हो, फ्लैक्चुएट न हो, उसको सही करना। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसीलिए किया जाता है। आर्थिक स्थिरता हो, ठीक है, अप डाउन न हो, इसका आंसर है डी। इनमें सभी, ये सभी उद्देश्य हैं। प्लीज इसको देख लीजिए, मौद्रिक नीति बहुत बार पूछा गया है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बैंकिंग अधिनियम जो था, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, वहां से 15 में, 18 में, 20 में लगातार यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो क्या 1991 वाली बात है, नरसिम्हन कमेटी है, रेड्डी साहब हैं, या ए और बी दोनों हैं? तो ये होंगे नहीं, इसलिए 91 में सुधार हुआ और नरसिम्हन कमेटी भी बनाई गई। तो बैंकिंग क्षेत्र में यहां से सुधार हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण, फिर पूछा साख नियंत्रण
का परिमाणात्मक उपाय, मैंने अभी परिमाणात्मक को आपसे रूबरू कराया है, लेकिन पूछा नहीं है। नहीं पर बिल्कुल ध्यान देना, नहीं पर नहीं ध्यान दोगे ना तो फिर 0/सन्नाटा हो जाएगा। बैंक दर, खुले बाजार की प्रक्रिया, ठीक, नैतिक दबाव और नगद कोष अनुपात। अब लो भाई, ठीक है, CRR की बात करें, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें, बैंक रेट की बात, ये एक जैसा लगता है कि ये परिमाणात्मक है, लेकिन ये गुणात्मक है। तो जो गुणात्मक है वही तो नहीं पूछा गया कि उसको निकाल के बताओ कौन सा परिमाणात्मक नहीं है। भारत की मुद्रा है, जरा बताइए भारत की मुद्रा क्या है? पूर्ण मूर्तिमान मुद्रा है, प्रतिनिधि मूर्तिमान मुद्रा है, साख मुद्रा है, इनमें से कोई नहीं। जरा बताइए। तो भाई हमारे यहाँ जो साख दी जाती है ना, ऋण, ठीक, उसी को हम लोग मुद्रा के रूप में, भारत की मुद्रा साख मुद्रा है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्यापारिक बैंक के गौण कार्य, ये पूछा गया है भाई। व्यापारिक बैंक अभी हमने पढ़ाया ही है, कल ही पढ़ाया है। गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? व्यापारिक बैंक, व्यवसायिक बैंक एजेंट के रूप में कार्य करता है, सामान्य उपयोगिता के कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, उपयुक्त सभी। जरा बताइएगा व्यापारिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं? व्यापारिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं? तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा होगा भाई। सामान्य उपयोगिता संबंधी भी कार्य दिखाया, एजेंट के रूप में भी बताया, सामाजिक कार्य, तो उपयुक्त सभी इसके कार्य आपको दिखाई देते हैं इस तरीके से। आगे का क्वेश्चन है, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? क्या है भाई? ट्रस्टी का कार्य करता है, लॉकर का सुविधा देता है, जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है। तो जब एजेंसी का कार्य पूछे ना, एजेंसी का, तो ये तो नहीं है, ये तो प्राइमरी वाले में आ जाएगा। चाहे ऋण देना हो तो ऋण कितने प्रकार के, मैंने कल बताया क्या क्या ऋण देता है वो, किस किस रूप में। अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है, मैंने बताया था। जमा 3-4 प्रकार के, चालू खाता जमा, ठीक है, सावधि जमा, आवर्ती जमा और बचत जमा, ये भी बताया कल। तो ये तो होगा नहीं। लॉकर की सुविधा देता, दोनों के पास चाबी होती है, नहीं भाई। अगर वो एजेंसी का कार्य है तो ट्रस्टी का कार्य करता है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक। इसका आंसर ये हो जाएगा सी फॉर कोलकाता। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या होता है? साख का अगर विस्तार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मौद्रिक नीति पूछी जाएगी, बार बार मुद्रा स्फीति और स्फीति को नियंत्रित करने वाले कारक पूछे जाएंगे, बार बार विस्तारवादी संकुचनवादी पूछी जाएगी, जिसमें परिमाणात्मक गुणात्मक उपाय भी हैं। परिमाणात्मक गुणात्मक उपाय के 2 क्वेश्चन आपने देखे, यहां उसी से एक बनता क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। साख मुद्रा का अगर विस्तार करना है तो नगद कोष अनुपात, ठीक, कैश, रिजर्व और रेशियो, नगद कोष, रिजर्व, कैश, रिजर्व, रेशियो की बात करता है। तो ये होगा क्या? अब ध्यान दीजिए, साख का विस्तार करना है मतलब लोगों को पैसा बोल लीजिए, ऋण बोल लीजिए, प्रदान करना है। अब अगर प्रदान करना है तो प्रदान करने के लिए कौन सी नीति लगेगी? विस्तारवादी। इसका मतलब है मार्केट में पैसा नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं हो, पैसा नहीं तो इसका मतलब अवमूल्यन की स्थिति है। अवमूल्यन की स्थिति को दूर करने के लिए प्रसार की नीति अपनाई जाएगी, विस्तारवादी। और प्रसार की नीति में अगर मुद्रा देना है तो जितने भी परिमाणात्मक उपाय हैं उनमें कमी लानी होगी। SLR को कम कर देंगे, CRR को कम कर देंगे, बैंक रेट को, ताकि खूब बांटो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कम करते हैं, अर्थात घटा देते हैं नगद कोष अनुपात को। ये ए भी नहीं होगा, पता चले ए भी देख करके आप मार दो, ये तो सब लोग बता दोगे। ATM का पूर्ण रूप क्या है? ये भी पूछा गया 2 बार, 15 और 17 में पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो एनी टाइम मशीन नहीं है, ऑल टाइम मशीन भी नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ध्यान रखिएगा, पता चले ए और बी दोनों पे मार के चले आओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑटोमेटेड, इंग्लिश देख लेना, टेलर मशीन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखने बाद लड़के समझेंगे ये भी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा, सेंट्रल को रिजर्व कर देंगे।
लेकिन यहाँ से भूल हो जाएगी आपकी। जैसे इसको रिजर्व कहोगे तो केंद्रीय आपके मन में आएगा, या व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक की स्थिति बताता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कल हमने बैंकों का थोड़ा सा इतिहास भी बताया है, पहला बैंक, दूसरा बैंक, ठीक है। अगर आपने नहीं वॉच किया वो वीडियो तो आप जाकर के यूट्यूब पर, ठीक है, बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल चैनल पे जिस पे आप बने हुए हैं जरूर वॉच करें। केंद्रीय बैंक कौन सा कदम सही है पूछा है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। हाँ भाई, सर्वोच्च बैंक है। ये मौद्रिक प्राधिकरण भी है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है भाई, दो ही तो उसके ग्राहक हैं। और इसकी बात है, केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है। हाँ भाई, इसी को तो मौद्रिक प्राधिकरण कहते हैं, आरबीआई को। आरबीआई क्या है? मौद्रिक प्राधिकरण है, मौद्रिक प्राधिकरण है, ठीक। तो इसका मतलब है आपका डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोग जुड़े हुए हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, एमसीक्यू, जहां से आपको 6-7 नंबर आपको पक्के करने हैं। और आपका अभी आ रहा है मासिक परीक्षा, ये चैप्टर वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 है, इसलिए ये भी कक्षा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेहतरीन क्वेश्चनों का है सेशन, आप इसको आगे करें, लाइक शेयर करते रहें, आंसर देते रहें। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं बताओ? निर्गमन करेगा भाई, एकाधिकार है। क्या कोई पंजाब नेशनल बैंक से लेकर के एसबीआई से कोई और भी नोट छापता है? नहीं छापता है, एकाधिकार है। बैंकों का बैंकर भी है, सरकार का भी बैंकर है, ठीक। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण करता है, हाँ भाई करता है। तो ये सारे कार्य हैं आरबीआई के, अर्थात केंद्रीय बैंक के। साख नियंत्रण, साख नियंत्रण से इस सेशन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हैं। मौद्रिक नीति, साख नियंत्रण, तो ये ध्यान देकर के आपको करना है। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कीमत स्थिरता, हाँ भाई साख नियंत्रण, इसीलिए विदेशी विनिमय स्थिरता, बिल्कुल सही। उत्पादन और रोजगार की वृद्धि के उपाय, डिफॉल्ट दिल्ली इसका आंसर। बहुत अच्छे से ध्यान देके जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? बैंक दर, देखो डेफिनेशन आ गई। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक या व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। हाँ सही है। बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है। हाँ, बैंक दर ब्याज दर में अंतर, ब्याज दर भाई ग्राहक से, और यहां पर हो गया बैंक दर जो ये दे रहा है। बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनर्कटौती दर है, बिल्कुल सही। डिफॉल्ट दिल्ली इसका आंसर। ध्यान से करिए, ये क्वेश्चन कथन कारण वाले हैं, इसलिए कहीं से भी चूक नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? यह क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आ जाइए, ठीक है। हम आपका इंतजार करेंगे, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। तीसरे चैप्टर का मुद्रा और बैंकिंग से टॉप एमसीक्यू थे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।